तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं यूपीएससी पीटी के लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्नों का लेवल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्रश्नों का लेवल पसंद आए, तभी इसको लाइक करिएगा, वरना बीच में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सारे के सारे प्रश्नों को, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 5 क्वेश्चन आने हैं इतिहास से, तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो ये हो जाएगा लोथल। इसको याद रखेंगे, गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया कि दिव्य वदान नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रख के जाइएगा। तो दिव्य वदान जो धर्म से संबंधित है दोस्तों, वो है यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था अशोक के समय में, जिसको उन्होंने पूरा युद्ध वगैरह त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो गाइस प्रश्न संख्या 4 में देखिए, तो कहा गया कि गुप्त वंश के समय को किस युग के रूप में जाना जाता है। अब गुप्त वंश जब था तो उस समय के समय को जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से। देखिए बहुत बार प्रश्न आता है कि स्वर्ण युग काल किसका काल कहा जाता है, तो वो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने वाले जो शासक थे, मुगल सम्राट थे, वो थे यहाँ पर अकबर। अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उच्च स्तरीय 5 प्रश्न। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। प्रश्नों का लेवल आपके लिए अच्छा ही है, हमेशा की तरह जैसे मैं आपको वीडियोज में देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 1916 के लखनऊ समझौते का ऐतिहासिक महत्व क्या था। ठीक है, अब लखनऊ समझौता होता है 1916 में। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए 1 का होगा। बेसिकली यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन इलेक्टोरेट की मांग को मान्यता दी गई थी। यहाँ पर 1916 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कब और कहाँ करी गई। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई तो सबसे पहले कब और कहाँ पर करी गई थी इसकी मांग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो होगा लाहौर अधिवेशन 1929 का। ठीक है, लाहौर ये आरओ का क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, वहाँ पर सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू और डाई आंदोलन कहा था, किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, करो या मरो आंदोलन कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये है किसके द्वारा कहा गया, और ये नारा भी दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन को इसका नाम भी दिया था इन्होंने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संवैधानिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सा अधिनियम है जिसके तहत संवैधानिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वो होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मिंटो मार्ले या मार्टे मिंटो सुधार कह सकते हैं। तो 1919 में माफ़ कीजिएगा 1909 में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत करी गई थी सबसे पहले। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध क्यों हुआ था। ठीक है, जब साइमन कमीशन आता है 1928 में, तो इसका व्यापक विरोध शुरू होता है। तो दोस्तों उस विरोध का कारण ये था कि यह केवल ब्रिटिश सदस्यों से बना हुआ था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था। ठीक है, तो जो देखिए कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था साइमन कमीशन गो बैक के नाम से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब देखेंगे 5 विश्व भूगोल, तो इसमें नहीं आएगी, आएगी विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल के 5 उच्च स्तरीय प्रश्न आपको हम देखने वाले हैं। अगला पहला प्रश्न कहता है कि भारत के पश्चिमी तट पर
वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है वह किस कारण होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अरब सागर शाखा से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण ही भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि 2004 में जब भूकंप आया था हिंद महासागर में तो उसका उपकेंद्र कहाँ पर था। ठीक है, 2004 में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था और उसके बाद सुनामी उत्पन्न हुई थी। तो उसका जो केंद्र था दोस्तों वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास था। ठीक है, उपकेंद्र कहाँ पे था, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास। अगले प्रश्न संख्या 3 देखिए, तो इसमें कहा गया है कि कौन सी नदी उल्टा बहाव यानी कि रिवर्स फ्लो को दिखाती है और यह किस कारण से होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक कृष्णा नदी है जो बैक वाटर प्रभाव के कारण यहाँ पर उल्टा बहाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिवर्स फ्लो इसमें दिखाता है कृष्णा नदी में बैक वाटर प्रभाव के कारण। ठीक है, अब बैक वाटर प्रभाव क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो बैक वाटर तब बनता है जब समुद्र की लहरें या ज्वार नदी के बहाव को कुछ दूरी तक उल्टा कर देती हैं, तो ये बैक वाटर की तरह या रिवर्स फ्लो की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि किस भू आकृति संरचना को भारत का रूफटॉप कहा जाता है। अब भारत का जो रूफटॉप है दोस्तों वह किसे कहा जाता है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान प्रश्न होगा, वो होगा लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र को क्या कहते हैं, भारत का रूफटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर जो 5 कहता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेंगे, तो यहाँ पर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखियों और भूकंप क्षेत्र से संबंधित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये हो गया आपके भूगोल के प्रश्न। अब चलते हैं भारतीय संविधान के 5 प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो वर्णन हुए। ठीक है, वो मिलते हैं आपको देखने को। तो राज्य के डीपीएसपी जो इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे। 2 शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो यह जोड़ा गया था दोस्तों 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, न कि सभी व्यक्तियों को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसके चलिए पहले हम इसके ऑप्शन देख लेंगे। तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में कहा गया कि संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था। तो जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो दोस्तों बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन बने थे, अस्थायी बने थे सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद को अस्थायी बनाया गया था। तो ये आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहते हैं संविधान के कौन से अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 जो है ये संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसको हृदय कहा जाता है, याद रखेंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे एकदम सही हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमी से 5 उच्च स्तरीय प्रश्न आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करना आरबीआई के किस प्रमुख लक्ष्य का हिस्सा है। ठीक है, जो मूल स्थिरता होती है वह किस प्रमुख लक्ष्य का हिस्सा है आरबीआई के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न इसका बहुत अच्छा है। तो ये होगा मौद्रिक नीति। ठीक है, जो मौद्रिक नीति होती है उसका एक अच्छा लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत सरकार का वो कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं माना जाता है। ठीक है,
जो इनडायरेक्ट कर नहीं होता है, डायरेक्ट कर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए निगम कर होता है उसको, कॉर्पोरेट कर को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और बाकी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो वही तो पूछा गया था कि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया है प्रश्न संख्या 3 में, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें या फिर समावेशी विकास की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना ही इसका यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया कि भारत में काला धन को नियंत्रित करने के लिए किस अधिनियम को संसद में पारित किया गया था। ठीक है, अब ब्लैक मनी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक अधिनियम पारित हुआ था, वो आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर काला धन विदेशी आय और संपत्ति अधिनियम 2015 के नाम से ये अधिनियम जारी हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद है ना, गणना में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, जो जीडीपी है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा कृषि। कृषि जो है देखिए हमेशा प्राइमरी सेक्टर का ही उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे साइंस के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, 5 उच्च स्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में जनरल साइंस के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहले में कहा गया कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा करी गई थी और यह खोज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज होती है वाटसन और क्रिक के द्वारा, जो 1953 में की जाती है। ठीक है, और वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में डबल हेलिक्स की संरचना की खोज होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, तो ये होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 कहता है, जब किसी वस्तु की चाल वेलोसिटी में निरंतर परिवर्तन होता है तो उस पर कौन सा बल अवश्य कार्य कर रहा होता है। यानी कि किसी वस्तु की चाल या फिर वेलोसिटी है उसमें लगातार चेंज हो रहा है तो वहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, उस बल का नाम होगा असंतुलित बल। ठीक है, इम्बैलेंस बल जो होगा वो हमेशा वहाँ पे कार्य कर रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं कि जो विद्युत मोटर है बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चुंबकीय बल पर विद्युत धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुंबकीय बल पर विद्युत धारा। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है साइंस का, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत किस एंजाइम से शुरू हो जाती है। ठीक है, मानव शरीर जो है इसमें पाचन की शुरुआत है किस जगह से शुरू हो जाती है, किस एंजाइम से शुरू हो जाती है। तो एमाइलेज होता है मुंह में, आपके जैसे ही कुछ भी आते हैं तो आपका मुख से ही इसका पाचन शुरू हो जाता है, तो एमाइलेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्नों में क्या चलते हैं, करंट अफेयर। इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर के प्रश्न देने वाले हैं जो 10 आपके एग्जाम में आने हैं। साथ ही आप अगर निरंतर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेंगी और निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अप्रैल 2025 की शुरुआत में गुजरात के डीसा में हुआ विस्फोट किस प्रकार की एक दुर्घटना थी। ठीक है, हाल ही में 2025 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अवैध पटाखा गोदाम में धातु विस्फोट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि जो ऑपरेशन ब्रह्मा है उसका उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ब्रह्मा इसका उद्देश्य क्या है, तो ये कार्यक्रम अभी चलाया गया था जब म्यांमार में भूकंप आता है तो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य के लिए भारत की तरफ ऑपरेशन ब्रह्मा का यहाँ पर उद्घाटन होता है या फिर शुरू किया जाता है। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई मैरीटाइम परियोजना की घोषणा के तहत मुंबई के किस टर्मिनल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। ठीक है, नई मैरीटाइम परियोजना जो है वहाँ पर स्टार्ट करी गई है मुंबई में, और यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के नाम से इसको
यहाँ पर जाना जाएगा, ठीक है, किसको, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के नाम से। अब अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 4 में देखिए, तो कहते हैं अप्रैल 2025 में भारत ने किस तकनीक में पहला पूर्ण स्टैक सिस्टम विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर 25 क्यूबाइट्स का, ठीक है, तो बी करेक्ट होगा, क्वांटम कंप्यूटर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में आईएमएफ द्वारा भारत की जो विकास रेट है उसको कितने अनुमानित रखा है, मतलब कितने परसेंटेज की अनुमान यहाँ पर लगाया है? तो वो है 6.2%, ठीक है, ये यहाँ पर रखा है 6.2% भारत की जो ग्रोथ रेट है वो आईएमएफ की तरफ से। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में भारत में तो तापमान वृद्धि और आंधी तूफान से क्षेत्रीय तापमान में कितनी ऊंचाई पार की है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 40 डिग्री से ऊपर राजस्थान के बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था, लेकिन उसके बाद मई में तो 50 भी पार कर गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, तो कहते हैं कि अप्रैल में पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत सीमा पर क्या स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अब पहलगाम का हमला होता है, आतंकी हमला, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों सीमित सीमा संघर्ष होता है और उसके बाद पलटवार भी होता है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध तक ले गई थी। अगला प्रश्न है कि 8वां प्रश्न है अप्रैल में जारी पहली मासिक बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत का बेरोजगारी रेट क्या है, ठीक है, तो भारत का बेरोजगारी रेट जो है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भले ही कुछ हो, लेकिन जो बेरोजगारी है आप लोग देख रहे हैं इंडिया में एग्ज़ाम्स के लिए इतनी मारामारी है, तो वो इससे कहीं ज़्यादा दिखाती होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारत की रक्षा निर्यातों में किस रिकॉर्ड राशि को छू लिया है, ठीक है, भारत के जो रक्षा निर्यात हैं उसने किस रिकॉर्ड को छुआ है? तो वो छुआ है 23,622, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 23,622। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में बीएसई ने अपना डैश साल का जश्न मनाया और कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया, ये यहाँ पर बताना। तो बीएसई ने यहाँ पर एक इंडेक्स लॉन्च किया था, चलिए इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 150 साल उन्होंने पूरे किए और बीएसई 150 नया इंडेक्स लॉन्च किया, ठीक है, 150 नया इंडेक्स लॉन्च किया था। ये हो गए आपके करंट अफेयर के 10 प्रश्न। आप चलते हैं जनरल अवेयरनेस के 10 अच्छे प्रश्न, ठीक है, 10 जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहते क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है दोस्तों, वो है माउना लाओ, ठीक है, माउना लाओ कहाँ का है, इंडोनेशिया का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर विश्व का कौन सा है, वो है प्रशांत महासागर, तो सभी को पता होगा प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पे चलिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप का एक हिस्सा नहीं है, ठीक है, अब कौन सा देश यूरोप का एक हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। स्विट्जरलैंड तो यूरोप में पड़ता ही पड़ता है, इसके और ऑप्शन देखेंगे, तुर्की, जर्मनी और नॉर्वे, ठीक है, तो क्या होगा, तुर्की जो है ये आपका इसका हिस्सा जो है वो एशिया में पड़ता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा झील है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4 का, वो होगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चिल्का झील। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि किस भारतीय राज्य को भारत का सिंधु घाटी भी कहा जाता है, ठीक है, किस भारतीय राज्य को भारत का सिंधु घाटी भी कहा जाता है, तो 5 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा पंजाब, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, पंजाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा काम करता है, तो होगा UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो ये आपका UNP सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले में कहा गया है कौन सा ग्रह सबसे अधिक सूर्य के करीब है, ठीक है, कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक सूर्य के करीब है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा मरकरी, ठीक है, जिसको कहते हैं बुध, बुध जो है सबसे करीब होता है ना, चलिए ये मरकरी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से कौन सा है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा,
वो होगा नौकलई जलप्रपात, नौकलाई जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल का दर्जा किस खेल को दिया गया है। ठीक है, कुछ प्रश्न तो आसान आते ही आते हैं, वही मैं आपको करा रहा हूँ। 9 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, वो होगा हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जा चुका है बहुत साल पहले। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो ये होगा आपका गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर यहाँ पे आपका सही होगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में हमने टोटल जीएस के 50 प्रश्न कवर किए, बाकायदा हर कैटेगरी के अलग अलग 5 प्रश्न हमने कराए, जिसके 10 थे वो 10 कराए। तो वीडियो पसंद तो आई होगी आपको, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।